अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे टैब्लू आपने सुना होगा, झांकियां जो आती हैं, उसका आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे टैब्लू को सिलेक्ट करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री रहेगी। अगेन याद है मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लास्ट टाइम सभी ने कल्चर ही बोला था, तो याद रखना अब इसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। फिर उसके बाद कैसे कैसे एक्सपर्ट कमेटी सेटअप होती है, वो सब चीज। उसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज आप देखोगे, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है इंडिया का? प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको एंट्रीज का भी पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे में कौन कैसे एंटर इन करता है, आपको वो ऑर्डर पता होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट करेंगे वेलकम प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट करेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो वो चीजें आ जाएंगी इसमें। एक तो थीम इज इंपॉर्टेंट, मे भी आपके एग्जाम प्रीलिम्स में ना पूछी जाए, मेंस में यहां से आपको बहुत ज्यादा डाटा मिलने वाला है। याद करो, एक दिन पेंटिंग्स पढ़ी थी, सोहरई पेंटिंग्स, याद है? स्टेट बता दो मुझे, कौन सी स्टेट की थी? वेरी गुड, रांची, झारखंड। क्यों वो न्यूज में बन रखी थी? वो नहीं याद? किसको दिया था? यस, ब्रिक्स का मीटिंग था, कजान लोकेशन थी रशिया के अंदर। और इस बार जो झांकी निकली है, उसमें डेकोरेशंस करी गई हैं विद द सोहराई पेंटिंग्स या म्यूराल, जिसको स्पेसिफिक अगर हम शब्द यूज करें, तो इससे आपको रेलिवेंस अब पता लग जाएगा कि जो सोहराई पेंटिंग्स है उनकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एक और आपने पढ़ा था क्लासिकल डांसेस में, छाऊ डांस, याद है? कौन कौन सी लोकेशंस में था वो? 3 थे। कौन कौन सी? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो इस बार जो वेस्ट बंगाल की झांकी थी, टैब्लू था, उसमें साइड में वो डांस करते हुए जा रहे थे, दैट वाज द छाऊ डांस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिलीव करती है कि छाऊ डांस इज अ क्लासिकल डांस? हाउ मेनी सेज यस? ऑनलाइन कितने बोलते हैं यस? ओके, कितने बोलते हैं नो? न्यूट्रल तो, न्यूट्रल कमेटी वो इंडस वाटर ट्रीटी की है, बाकी आप बताओ। तो छाऊ डांस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज अ क्लासिकल डांस इंक्लूड करता है, पर साहित्य नाटक अकेडमी वगैरह मना करते हैं कि दिस इज नॉट अ क्लासिकल डांस, उनके हिसाब से आर्ट है। यस, ऑनलाइन, गुड। करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मानता है छाऊ डांस को क्लासिकल डांस, बट साहित्य नाटक अकेडमी नहीं करती। तो आज हम बिल्कुल 1947 में जा रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 15 अगस्त 1947। ये तो गर्व से बोल दिया करो, जोर से बोल दिया करो। अब उससे भी थोड़े से महीने पहले चलते हैं, तारीख है 22 जनवरी 1947। थोड़े दिनों, थोड़े महीनों पहले चलते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, हम आजाद होने वाले थे, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। नाम देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? गोल्स, टारगेट्स। तो इसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। जैसे कुछ शब्द वहां पे मेंशन करे गए थे, सॉवरिन, संप्रभुता। क्या मतलब होता है सॉवरिन नेशन का? यस, जब भी हम डिसीजन लेंगे अपनी टेरिटरी के लिए, जो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, कोई भी है, तो उसमें फॉरेन पावर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि हमें, हमारे ऊपर तो पहले ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो वहां पे क्या रहेगा? कोई हमारे ऊपर इंटरफेरेंस शो नहीं कर सकता, दैट इज सॉवरिन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर शब्द मेंशन था। वैसे ही आप एक पढ़ोगे, रिपब्लिक, गणतंत्र। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? यस, जो हेड है हमारी स्टेट के, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है ना। हमने तो नहीं किए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करे हैं। कैसे? हम पहले मेंबर ऑफ, जो भी आपके एमएलए वगैरह होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो सारे आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और आपकी। थर्ड कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वो सारे इलेक्ट करते हैं, तो मतलब हमने इलेक्ट करा हुआ है। ऐसे थोड़ी है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्हीं का लड़का आगे चल के प्रेसिडेंट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज गणतंत्र, रिपब्लिक। ये वर्ड भी आपको कहां पे मिल जाएगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। वर्ड आएगा डेमोक्रेटिक। हाँ जी, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब है? रूल ऑफ पीपल, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल या बाय द पीपल, तो वो चीज आ जाती है आपकी डेमोक्रेटिक। तो ये सारे शब्द कहाँ पे लिखे हुए थे? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और एक साल निकला, और एक साल निकलने के बाद आज जो फेब मंथ है और तारीख है 28, ईयर चल रहा है 1948। बी एन राव साहब का आप नाम याद रखोगे। बी एन राव साहब ने क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का।
ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए नेहरू जी ने, उसके बाद जो ड्राफ्ट लेके आए 1 साल का टाइम लग गया कि ये हमारी अप्रोच रहेगी टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें आपको नाम याद रखना है BN राव। फिर आते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाम आ जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है ठीक है। हाँ ये भी लिखा था इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड भी लिखा हुआ था, इंडिपेंडेंट सॉवरिन। तो ये शब्द थे जो हमने बेसिक सा देख लिया कि कैसे कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया। बाकी टाइमलाइन आपको पता ही है, कितना लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, लग गया पता थोड़ा सा हिस्ट्री का। कॉन्स्टिट्यूशन पे मेन फोकस हमने किया। और परेड जो होती है वो कब कब होती है? 26 को, और सिर्फ 26 को ही होती है, 15 को नहीं होती। चलो फिर से गलत कर दिया ठीक है, 26 को होती है, उस दिन स्पीच होता है ऐसे फ्रॉम रेड फोर्ट। ठीक है, अभी कर्तव्य पथ पे हुआ ये सारा, अभी सारा लर्न हो जाएगा आपको। क्वेश्चन देखना, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उनकी आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी, और कुछ स्टैटिक पार्ट हम टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके जी। तो इवेंट कौन सा अब शुरू हो चुका है, कौन सा ईयर शुरू हो चुका है? 76। टोटल कितने कंप्लीट हो गए? 75 ईयर्स। और जो हमारी थीम थी इस बार, दैट इज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो अगेन 2047 का हाईलाइट किया, जब स्टार्टिंग में वो चल रहा होता है, पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है मीडिया वगैरह के बीच में कि क्या क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, 2047 के हमने क्या क्या टारगेट्स ले रखे हैं। तो इस बार का जो थीम था हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दोनों चीजों के ऊपर था, स्वर्णिम भारत, विरासत भी और विकास। तो दोनों ये वर्ड्स आप थीम यूज कर सकते हो अपने मेंस के पेपर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टार्टिंग जब होती है तो वंदे मातरम से ही शुरू होती है। किसने लिखा था? वेरी पॉपुलर, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। चलो ये पता है आपको। इसके अलावा 26 ऑफ नवंबर 1949 में हम आ चुके हैं, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन अपने कंप्लीट हुए। तारीख थी 26 नवंबर 1949, और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है। पर हमने इंप्लीमेंटेशन की थी ईयर 1950, और तारीख थी 26 ऑफ जनवरी 1950। ऐसा क्यों किया था? बताओ बताओ, जोर से बोलो। ठीक है, किसने रखा था वो टारगेट? यस, नेहरू में भी, पूरा नेहरू का शब्द नहीं यूज करना आपने, नेहरू जी का, आपने INC बोलना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1930 में हमने इस तारीख को डिसाइड किया था कि हम पूर्ण स्वराज को अटेन कर लेंगे। इसी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि गणतंत्र राज्य कब बोलेंगे हम, तो 26 ऑफ जनवरी 1950 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो है अपना टारगेट रखा हुआ था। INC की फॉर्मेशन कितनी तारीख को हुई थी? ये मेरे जन्म दिवस पे हुई थी 28 ऑफ दिसंबर 1885। इंडियन यूनियन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मर्ज से बनी थी आपकी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए जी, ये तो हमने थोड़ा सा पास देख लिया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका शुरू होता है, प्रियम्बल पढ़ने से भी पहले आपको क्या बताया जाता है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने इसके अंदर आपको पार्ट्स मिलेंगे। ओरिजिनली हुआ करते थे 22, ओरिजिनली जब बन गया था वो, और अब के टाइम पे आप अगर देखोगे तो अब आपको 25 मिलेंगे। फिर आप क्या देखते हो उसके अंदर, कितने आर्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल, मैं पार्ट 1 की अगर बात करूं, कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे? 4 आ जाएगा ना, 1 से 4। क्या है पहला पार्ट? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्या कहता है? तीसरा, हाँ बाउंड्रीज थी, ये बता दो। इंडियन बाउंड्रीज, एक इंडियन बाउंड्रीज के ऊपर था। दूसरा बताओ फिर। अब दूसरा बोलता है अगर आपको फॉरेन टेरिटरी ऐड करनी है, दैट इज इन आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 3 बोलता है अगर अपने ही कंट्री के अंदर कोई बाउंड्री चेंज करनी है, लंबा करना है, चौड़ा करना है, वो सारा कहां पे आता है? आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि जब 2 और 3 काम में होंगे तो प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस, दैट इज एज पर द आर्टिकल नंबर 368। तो वो याद रखो। चलो जी, अभी नहीं करने पार्ट्स, वो पॉलिटी में आएंगे, ये जस्ट हमने टचअप कर लिया एक। तो पहले कितने पार्ट्स थे? 22। अब कितने हैं? 25। पहले कितने आर्टिकल्स आपको मिलेंगे? 395। अब अमेंडमेंट्स वगैरह भी हुई उसके बाद, ठीक है, तो 447 के आसपास आपको मिल जाएंगे।
और शेड्यूल पहले ओरिजिनली कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी, 8, उसके बाद की जो है वो ऐड हुई थी। अच्छा सुनो ये वाली ट्रिक है, एक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमने उस पर डाली थी यूट्यूब पे, भाई इसकी चुरा ली उसकी चुरा ली। देखो नो वन इज पाइनियर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिक, बहुत पुरानी ट्रिक है, मेरे नानू ने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया था तब से ये चलती आ रही है। सो नो वन इज पाइनियर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिक, ठीक है। तो चलिए जी, तो यहां तक आपके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वहां तक आपके सारे ओरिजिनली एडिड थे। इसके बाद शेड्यूल नंबर 9 क्या नाम है, लैंड रिफॉर्म्स, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यस, और ईयर 1951। उसके बाद डी फॉर एंटी डिफेक्शन, हाँ जी कौन सी थी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पी फॉर पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सुनो ऑनलाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है, स्टैटिक सब कुछ टच करेंगे हम। 24 वो सिग्नेचर्स हुए थे, अभी आ रहा है आई थिंक, लिखा है मैंने यहाँ पे, सिग्नेचर्स हुए थे 24 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स थे सबने साइन किए थे। फर्स्ट नंबर पे किसने साइन करे थे 1949 में, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो वो नवंबर मंथ में हो चुका था। उसके बाद जो बाकी के मेंबर्स थे उन सभी ने भी सिग्नेचर करे थे। संदीप कोई डाउट है बोल दो, और क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो यही है, बाकी एक बार आप चेक कर सकते हो, कुछ याद तो मुझे भी आ रहा है, वो हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन से तो यही हुआ था, जो हमारे असेंबली के मेंबर्स थे उन सबने सिग्नेचर किए थे। जयदेव फोकस करो, फोन छोड़ दो। डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे। उसके बाद फर्स्ट किसने सिग्नेचर करे थे, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रिंटेड नहीं है, ना हमने कहीं पे टाइप किया था, इट वॉज रिटन कॉन्स्टेंट, और सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और नाम याद रखोगे, प्रेम बिहारी बोस रायजादा। और हर एक पार्ट, 22 पार्ट्स थे, हर एक पार्ट पे हमने अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया, और जो भी हमारा टाइमलाइन रहा अप टू द महात्मा गांधी, वो सारे वहां पे डेकोरेशंस करी हुई थी। और जो डेकोरेशंस करी थी इनके लिए हमने स्पेशल आर्टिस्ट बुलाए थे फ्रॉम शांति निकेतन। तो नाम आप ध्यान में रख सकते हो, शांति निकेतन से ये सारे आर्टिस्ट आए थे। क्या हुआ, 1985, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल में लिखा है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आई थिंक अब ये टर्म्स क्लियर है, तो ये सारे मीनिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद एक और वर्ड के ऊपर फोकस किया है, दैट इज जस्टिस, 3 लेवल्स के ऊपर, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। एंड देन लिबर्टी, कि हम ओपन है अब सारे थॉट्स के लिए, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वालिटी, चाहे आपका स्टेटस है या अपॉर्चुनिटीज है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ताकि यूनिटी बनी रहे हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि हम डाइवर्स कंट्री है, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हाँ ये सारे वर्ड्स थे। अब मुझे ये बता दो, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये आइडिया कौन से रेवोल्यूशन से हमने पिक किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देरोजियो करके नाम याद होगा आपको, राजा राम मोहन रॉय, वो उनके अच्छे लिंक्स थे उनके साथ, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया करते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पर जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स थे तो बाहर निकाल दिया उनको कि तुम जाओ, यहाँ पे नहीं ये चलेगा, तो वो सब चीजें हुई थी। अब देखो, जब 1949 का टाइम पीरियड था तो कुछ प्रोविजंस हमने शुरू कर दिए थे, जैसे सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2, पार्ट 2, हाँ आर्टिकल नंबर 5 से शुरू होगा 11 तक। और उसके अलावा इलेक्शंस, इलेक्शंस कौन से पार्ट में आएंगे, इलेक्शन पार्ट 15, स्पेशल आर्टिकल, आर्टिकल 3 to 4 विच टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। और पार्लियामेंट, अभी यहां पे लिखा है प्रोविजनल पार्लियामेंट, अभी बनी नहीं थी हमारी पार्लियामेंट, वो तैयार होगी
52, उससे पहले टेम्परेरी बेसिस पे, इसलिए लिख दिया प्रोविजनल। वैसे पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आती है? ये है आपकी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट आ जाएगी आपकी आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा आएगी 80 एंड लोकसभा इन 81। तो ये आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो कुछ चीजें हमने टेम्परेरी बेसिस पे शुरू कर दी। बाकी पूरी इंप्लीमेंटेशन कब से हुई? ये देखो, ये आ गई 24 जनवरी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पर्सन थे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए अपने। ठीक है, एंड फिर 26 जनवरी ये लिखिए, यहां से हम इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। पर पार्लियामेंट अभी क्या थी अपनी? प्रोविजनल थी, क्योंकि बनी नहीं थी, दैट्स द रीजन। फिर फॉर्मेशन कब हुई? तो 1952। ओके, अब कुछ शब्द थे जो बाद में ऐड हुए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो वर्ड्स ऐड हुए, जैसे कि सोशलिज्म। ठीक है, अब अपना प्रियम्बल अगर ओपन करोगे तो सॉवरेन के बाद एक और वर्ड दिखेगा आपको, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट, पहले हमारी इकोनॉमी भी कैसी थी? सोशलिस्ट, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल पे हम फोकस कर रहे हैं। बाद में मिक्स्ड इकोनॉमी हम बन गए 1991 के पास में। तो सोशलिस्ट वैसे ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे ऑपोजिशन वाले बोले भी आगे आके कि व्हाई टू ऐड दिस पर्टिकुलर वर्ड सोशलिस्ट। पर फिर चेक किया कि डीपीएसपी को मैच कर रहा था। ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट नंबर 4, जहां पे किसी भी स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आप उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हो दैट इज योर चॉइस। तो ये जो डीपीएसपी था उसमें ऑलरेडी हमें सोशलिज्म की एसेंस मिल जाती है। इसके अलावा एक और वर्ड था, दैट इज सेक्युलरिज्म। वैसे भी हम धर्म निरपेक्ष होने वाले ही थे, ये बस वर्ड ऐड हो गया सेक्युलर, मतलब हर एक रिलीजन को हम इक्वली देखेंगे, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो वो सारी चीजें ऐड हुई थी आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हाँ जी, ऑनलाइन, गुड। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आप, एक आपका छोटा सा होमवर्क है, एक 42nd आपने ध्यान से पढ़नी है और दूसरी 44th। खैर पॉलिटी में हो जाएगी ये कवर, पर फिर भी इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलो। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चीफ गेस्ट इस बार के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, और खास बात यह है कि 1950 में भी सुकार्नो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही आए थे। तो इंडोनेशिया की पहले तो लोकेशन देख लो, आपको साउथ ईस्ट में मिल जाएगी। एक पॉलिसी आप सुनते हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात होती है तो मैंने बोला ये कौन सा आ गया? साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब ये या साउथ ईस्ट आ गया ऊपर की तरफ, ये सारी कंट्रीज के ऊपर हम चेक रखेंगे। मेन जो जोन रहा वो रहा आपका पैसिफिक वाला, पैसिफिक ओशन, और साथ में जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर हम चेक रखेंगे। जहां पे बायलेटरल रिलेशन बन सकते हैं वहां पे बायलेटरल रिलेशन बनाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आ जाएगी। और इंडोनेशिया आ गया, अराउंड 17,000 आइलैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉल्केनोस के लिए पॉपुलर है इंडोनेशिया, डिस्पाइट हर साल कुछ ना कुछ डिजास्टर यहाँ पे होता है, इकोनॉमी फिर भी बूस्ट ही करती है। तो यही सारी चीजें लिखी हैं। बाकी इंडोनेशिया इज फुल ऑफ कल्चर्स, मोर देन 17,000 आइलैंड्स मिलेगी। लैंड ऑफ वॉल्केनो, क्योंकि एक कौन सी रिंग आती है? रिंग ऑफ फायर, जिसको और क्या बोल देते हैं? पैसिफिक, हाँ एक और बोलते हैं इसको, सी से है वर्ड, किसी को अगर याद हो, नहीं है तो इट्स ओके, एक बार चेक कर लेना। रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं वैसे तो हम पॉपुलरली। क्या हो रहा होता है वहां पे? कौन कौन सी प्लेट्स आती हैं? सी 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 ओ ओ, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। ठीक है, कॉन्टिनेंट और, अरे एक तरफ पानी है दूसरी तरफ जमीन है, तो कॉन्टिनेंट और ओशन वाली प्लेट्स आती हैं। तो हाईली ब्रूटल जोन है, वॉल्केनोस काफी आपको मिलेंगे, अर्थक्वेक्स मिलेंगे, सुनामीज मिलेगी। इंडिया का ट्रेड पार्टनर भी ठीक ठाक है, काफी लेन देन रहता है, इक्वल सा है। और इसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इकट्ठे देखने को मिलेंगे, जैसे G20। ठीक है, 2000 इंडिया ने कब किया था? 23 का। 22 का किसने किया था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हमें पास ऑन किया था। तो ये बन गया आपका इंडोनेशिया 2022 टू। फिर आया था इंडिया के पास 23 वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वो हमारा था थीम। 1 सेकेंड, ओके नेक्स्ट। इंडिया के बाद कहां पे हुआ 24 का? ब्राजील 2024। अब ब्राजील ने किसके पास अथॉरिटी दे दी है? साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका। तो 2025 दिसंबर मंथ में जो शुरू होगा G20 वो किसके पास रहेगा इस बार? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद की डेट भी आ चुकी है यूएस। वेरी गुड, यूएस 2026। तो ट्रायोका क्या बनेगा अब? ट्रायोका होते हैं 3 कंट्रीज का जब हम काउंट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अब जो कमान है वो साउथ अफ्रीका ने संभाल ली है, तो अब का जो ट्रायोका बनेगा वो ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यूएस। और अगर क्वार्टेट पूछ लिया जाए तो एक और कंट्री पुरानी लगा लेना, तो इंडिया आ जाएगा। ट्रायोका, क्वार्टेट, क्वार्टेट 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 मतलब 4 चीजें आ गई, इंडिया। तो ट्रायोका पूछा है, क्वार्टेट पूछा है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। इंडिया इसलिए पूछा जा सकता है आपसे क्वार्टेट क्योंकि अफ्रीकन यूनियन तभी ऐड हुआ था जब 2023 की G20 हुई थी इंडिया के अंदर, तो अफ्रीकन यूनियन ऐड कर दिया गया है, तो इस वजह से। इसके अलावा आसियान है, यूएन के मेंबर्स हैं दोनों, ब्रिक्स अभी रिसेंट डेवलपमेंट आप देख सकते हो। तो ब्रिक्स के कौन कौन से आगे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद 2024 के कौन कौन से आएंगे जयतेक? 2024 में ब्रिक्स में कौन कौन ऐड हुआ? नो आइडिया। 25 का पता है? नहीं। हाँ जी, तन्वी नहीं, ठीक है। नो, ईरान, इथोपिया, इस बार आना ही है क्वेश्चन, ये तो पक्का है। इजिप्ट, ईरान, यूएई। और 2025 में ब्राजील की लीडरशिप के अंडर इंडोनेशिया ऐड हो चुका है। और एक और खास बात थी कि लास्ट ईयर 2024 में 75 साल इंडिया और इंडोनेशिया के बायलेटरल रिलेशन को भी हो जाते हैं। ठीक है, जयदेक लग गया पता अब? ठीक है, नोट कर लेना इनको। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी कल्चरल अगर रिलेशंस देखोगे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और बाद में इस्लाम भी ट्रेवल कर गया था टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया। चोला एम्पायर वगैरह आप पढ़ते हो, राजा राजा राजेंद्र चोला वन वगैरह, तो उनका भी काफी लिंकअप हुआ करता था। बनती नहीं थी साउथ ईस्टर्न जोन में। इंडोनेशिया, सुमात्रा नाम आएगा वहां पे, सुमात्रा के जो राजा थे उनके साथ बना नहीं करती थी। एक बार राजेंद्र चोला ने बेइज्जती कर दी इंडोनेशिया के राजा की, कि उन्होंने नहीं करी थी एक्चुअली, वो जो इंडोनेशिया का राजा था उसका जो दरबारी था उसने बोल दिया था कि एक राजा है इंडिया में, नाम है राजेंद्र चोला, बड़ा ही ताकतवर है। उसका ईगो हर्ट हो गया। फिर सुमात्रा ने बोला मैं अटैक करूंगा, और राजेंद्र चोला को पता लग गया, बोला अटैक करना है आजा। फिर बहुत बुरे तरीके से सुमात्रा के राजा को हमने हरा दिया था। चलो हम नेगेटिव नोशन पे नहीं जाएंगे। खैर, रामायण और महाभारत ये भी इंडोनेशिया के कल्चर और आर्ट्स में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पिछले पेपर्स अगर उठाओगे, लास्ट टाइम मित्रा पूछी थी। तो अगर इंडोनेशिया के साथ देखोगे तो गरुड़ा शक्ति आर्मीज के बीच में होती है, गरुड़ा शक्ति आर्मी के बीच में। समुद्र शक्ति नाम से पता चल जाएगा, नेवी, पर यहां पे कंट्री पूछी जाएगी तो इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। हाँ जी। उसके अलावा पेट्रोलिंग एक्सरसाइज नाम है इंडिया इंडो कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। ठीक है, इकट्ठे देखते हैं कोस्टल जो रीजन्स होते हैं उनके ऊपर चेक रखते हैं। पेट्रोल यहाँ पे PA है, चेक वाला है ये। हाँ जी, ऑनलाइन, वेरी गुड। यस, टेम्पल्स को भी आप मेंशन कर सकते हो, गुड। तो गरुड़ा शक्ति, समुद्र शक्ति और कॉर्पेट, डन। गरुड़ा शक्ति आर्मी वाली आ गई, समुद्र शक्ति नेवी आ गई, पर कंट्री याद रखनी है, मेन थिंग इज। और कॉर्पेट, इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट कभी नहीं पूछा गया है, कॉर्पेट ही पूछा गया है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। चलिए जी, आप G7 नेशंस के बारे में सुनते हो, ग्रुप ऑफ 7, पहले ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था। यानी कि एक ऐसी कंट्री है जो बाद में निकाल दी गई या निकल गई, तो यहाँ पे तो निकाली गई थी, नाम है रशिया। रशिया का जब आप मैप देखोगे तो आपको एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, क्रीमिया। क्रीमिया को बहुत ही इलीगल तरीके से इन्होंने नेक्स करा और इनको बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 में से एक मेंबर निकल चुका है, अब क्या बच गया आपके पास? ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें आ जाता है आपका यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ 7। फिर एक ग्रुप ऑफ 7 रशिया को भी जोड़ लें और बाकी ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, दे मेक ग्रुप 20। तो इन सब ग्रुप्स के नाम को दे दिया है ग्रुप 20 का, ट्रायो का। ठीक है, ट्रायो का वैसे हम G20 में यूज करते हैं ना, पर ये सबका इकट्ठा बोल दिया हुआ है।
बस ये टोटल आ जाएंगे। अब अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है, पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, ऑफिशियली अभी भी क्या बोल रहे हैं, G20, G21 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑफिशियली नेम अभी भी क्या है, G20। बाकी आपको मैंने बता दिया, G20 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1999 के अंदर। अच्छा, ये कंट्रीज ना आपने क्या करना है, G20 की मे भी कईयों को याद हो जाए और कईयों को ना भी हो, पेपर से पहले जरूर एक बार देख के जाना है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री नहीं है इसमें G20 के अंडर, ठीक है, तो एक बार ध्यान रखोगे उसको भी। चलिए जी, आसियान की अगर बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंडिया है मेंबर इसका, नहीं है। बाकी आपको आइडिया रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस एंड ब्रूनेई। तो मैप याद रखना है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो 10 कंट्रीज आ जाएंगी टोटल। बाकी इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, जस्ट बिकॉज हमारे ट्रेड बायलेटरल रिलेशंस अच्छे हैं, इस वजह से आसियान हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो मोटो है आसियान का वो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। सेक्रेटरेट ऑफिशियल याद रखने हैं, कहां पे इनका मेन ऑफिस है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया, आसियान। और मेन एम अगेन, ग्रुपिंग्स तभी बनाई जाती है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो सके। तो 10 मेंबर है, याद रखिएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाएंगी आपकी, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक्स हमने देख लिया, डन ना। टोटल ऑफिशियल मेंबर्स 10, पार्टनर मेंबर नाइजीरिया, ये भी कर लो नोट, नाइजीरिया ये पार्टनर मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को लेके, तो इन्होंने मना कर दी थी, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अर्जेंटीना ने ऑफिशियली मना कर दी थी, सऊदी अरेबिया ने अपना जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनको भेजा हुआ था मीटिंग के अंदर, पर ऑफिशियली अभी यस नहीं करी है। तो ऑफिशियल मेंबर्स आपको टोटल मिलेंगे 10, एक पार्टनर मेंबर मिलेगा, दैट इज नाइजीरिया। ओके, कर्तव्य पथ के बारे में आपने सुना होगा, कर्तव्य पद जिसके साइड में सारे लोग आके बैठ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सब आए होते हैं, और जिन्होंने पासिस लिए होते हैं तो लोगों को भी एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पे ये वेट करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जी की एंट्री होती है, फिर ये दोनों इकट्ठे अंदर जाएंगे, और अमर जवान ज्योति जहां पे लगी हुई है वहां पे जो सोल्जर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस जो वेरियस बैटल्स के अंदर जिनकी मार्टायर हो जाती है, सेक्रीफाइसेस जिन्होंने दिए, तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। उसके बाद ट्रिब्यूट देके आगे निकल जाते हैं ये टुवर्ड, इसके बारे में देख लेते हैं अभी, नेशनल वॉर मेमोरियल। फिर उसके बाद ये कुछ नहीं होता, एक सिग्नेचर करते हैं, इस बार डिजिटल था, पिछली बार भी डिजिटल ही था, तो उसके ऊपर लिखते हैं 2 शब्द जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब देखो, नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर आपको 4 चक्रास मिलेंगे। 4 चक्रा में जो सबसे अंदर वाला है, इनर चक्र है, वो है अमर चक्र, जहां पे आपको अमर ज्योति भी दिखी, ठीक है, एक ऊपर तक लंबा सा एक पिलर भी है वहां पे लगा हुआ। इसके बाद वाला जो चक्र आएगा दैट इज वीरता चक्र, और ये ब्रॉन्ज की प्लेट्स वहां पे बनाई हुई हैं और स्टोरीज लिखी हुई हैं, बिल्कुल आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगी। मुझे ये बता दो, ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये आपका जिंक नहीं है, वो ब्रास आ गया, हाँ याद रखिएगा इसको, कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज। स्टेट एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एलॉय का नाम दे देगा, मिक्सचर पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन कौन सी मेटल्स है। इसके अलावा त्याग चक्र, अगला जो चक्र है यहाँ पे दैट इज त्याग चक्र। अब यहाँ पे जो रॉक यूज हुई है वो है ग्रेनाइट की, और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल आता है, इग्नियस रॉक्स का, इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं, तो कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक होती है आपकी ग्रेनाइट। त्याग चक्र इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। उसके बाद यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं सोल्जर्स के, अराउंड 25,000 नेम्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है रक्षक चक्र, फिर बस यहाँ पे ये कंप्लीशन हो जाती है चक्र की, तो रक्षक चक्र के साथ। तो अंदर वाला है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, देन रक्षक चक्र। नेक्स्ट, ऑर्डर्स याद रखने हैं। फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट, ये आप सभी को पता है। सेकंड सिटीजन बोल देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ पे सारे गवर्नर्स आ जाएंगे जो भी एक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे, एंड फिफ्थ नंबर पे आते हैं लिविंग फॉर्मर प्रेसिडेंट।
रिटायर्ड प्रेसिडेंट आएंगे जो जिंदा हैं, ठीक है, लिविंग। तो यहाँ पे दो ही हैं अभी, प्रतिभा पाटिल एंड रामनाथ कोविंद। प्रतिभा पाटिल हैं? नहीं है, ये आई थिंक विकिपीडिया पे हुआ नहीं अपडेट है, शायद है, अभी है, फिर अपडेट हो जाते हैं ना साथ, है कि नहीं है, बस जिंदा ही चाहिए हमें। ये लिखा है यहाँ पे, दैट इज लिविंग फॉर्मर प्रेसिडेंट। लिविंग फॉर्मर मतलब पिछले, या सुनो सुनो। जिंदा है, जिंदा है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बड़ी लंबी लिस्ट होती है ये, 26 नंबर तक आपको मिल जाएगा, है ना? हाँ बस ठीक है, तभी लिखा है लिविंग। ओके जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंकरिंग होती है, मोदी जी का काफिला आता हुआ, प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ये होमेज किया जाता है अमर जवान ज्योति के पास में, उसके बाद ऐसे सिग्नेचर करा जाता है जब ट्रिब्यूट पे किया जाता है जो सोल्जर्स थे। इसके बाद जैसे ही वहां पे ट्रिब्यूट के लिए कुछ लिख रहे होते हैं, तो साइड से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो भी इन्वाइटी होता है, चीफ गेस्ट होता है, उनका मार्ग शुरू हो जाता है फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस। और प्रेसिडेंट हाउस कौन सी हिल के ऊपर है? रायसीना, ये भी याद रखेंगे आप, रायसीना हिल। और ये है आपकी रॉयल बग्घी, ठीक है, इस बग्घी के ऊपर अब बैठेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे दोनों बैठेंगे, और साथ में आर्मी वाले होंगे जो इनको गार्डिंग करेंगे। और साइड में यहाँ पे कमांडर्स आएंगे दो घोड़ों के ऊपर, एक घोड़े का नाम है ग्लोरियस, दूसरे का नाम है सुल्तान, तो वो घोड़ों के नाम है। और जैसे वो वहां से चलेंगे रॉयल बग्घी पे, तो यहाँ पे आपके पहुंच जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब और उनकी वाइफ आए, तो देन यहाँ पे आपके कौन सा सिटीजन आ गया? सेकंड, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और फिर फाइनली प्रेसिडेंट आएंगे, फिर ये सारे इकट्ठे जो पहले पहुंच चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और साथ में कुछ जनरल्स होंगे, मेजर्स होंगे, सीडीएस होंगे, वो सारे वेलकम करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर यहाँ पे गले मिल जाते हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ, प्रोवावो सुबियांतो। हाँ जी, राइसीना हिल, वेरी गुड ऑनलाइन। ओके, फिर नेशनल एंथम के साथ शुरू होता है, और बोलते हैं ना 21 तोपों की सलामी, 21 गन्स सैल्यूट। तो सुनी होगी अगर आपने बीट, तो साथ में आवाज आ रही होती है प्रॉपर तरीके से। इस बार खास बात ये थी कि हमने सारी गन्स कैसी यूज करी? इंडिजिनाइज्ड, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ रिलायंट भारत। उसके बाद जो बॉडीगार्ड्स आए होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, सॉरी प्रेसिडेंट के साथ, वो सारे वापस हो जाते हैं, और सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। इट्स नॉट सेलिब्रेशन बट ऑल्सो मोमेंट ऑफ प्राइड। तो इसको बोलते हैं वो 21 तोपों की सलामी, ठीक है, 21 गन सैल्यूट। चलिए जी, अब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आ रही हैं। पहले 300 आर्टिस्ट आए, कुछ ऐसा नजारा आपने देखा होगा। इनके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट जैसे शहनाई, शहनाई थोड़ी साइज में छोटी होती है, और जो नाड़ा स्वरम होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होगा, ये तमिल वाली साइड में आपको ज्यादा मिलता है। और ये जो नाड़ा स्वरम होता है, और साथ में थविल, थविल ये ढोलकी की तरह होता है, इन दोनों का जब तालमेल बैठ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलम, मेलम। तो इन सभी ने मिलके गाया, सारे जहां से अच्छा इंस्ट्रूमेंटल था। इन ये बेसिक से यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करे, शहनाई, नाड़स्वरम एंड थविल। हाँ, ये सेकेंड एंड थर्ड तमिल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इन दोनों को जब इकट्ठे यूज किया जाता है तो देन इट कम्स मेलम। सारे जहां से अच्छा रिटन बाय इकबाल साहब का नाम, पॉपुलर वन, अलामा मोहम्मद इकबाल। गजल स्टाइल है उर्दू पोएट्री का। बाकी इसके बाद आपने कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, ये वाली, ये आपके हैं कौन से हेलीकॉप्टर्स? MI-17V5। फिर उसके बाद फ्लैग्स को अनफोल्ड किया जाता है हवा में, एक अपना नेशनल फ्लैग रहता है, बाकी जो ट्राई सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सभी के जो यहाँ पे फ्लैग्स होते हैं उनको होइस्टिंग करी जाती है। चलिए, बाकी फ्लावर्स वगैरह ड्रॉप करे जाते हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो लोग आए हुए हैं वहां पे, वो सब रहता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है जिससे अनफर्लिंग करी गई आपके फ्लैग्स की, 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के हैं, M17V5, मी 17V5 भी बोल देते हैं, याद रखिएगा।
कौन सी कंट्री से हमने लिए थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इट इज अ रशियन मेड हेलीकॉप्टर, याद रखेंगे। और ये देखो कौन सी कंपनी है, तो कजान हेलीकॉप्टर कंपनी है, उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। Mi-17V5, याद रखना, Mi-17V5। चेष्टा, ये वाला टॉपिक फिर आपका पॉलिटी में आएगा, ये बहुत डिटेल में चला जाएगा। इलेक्शंस के बेसिस पे होता है ये, पॉलिटिकल फिगर है प्राइम मिनिस्टर, तो वो सारी चीजें, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, उतनी डिटेल में अभी नहीं करेंगे हम। ओके जी, फिर इंडियन एयरफोर्स ने ये लिए थे 2012 के अंदर, इनको थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी पर्पस आपको पता है। कई बार हो सकता है टफ टेरेन में मिलिट्री को फाइट करनी पड़ जाए, तो वहां पे जब ट्रूप्स को ड्रॉप आउट करना होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ग्राउंड फोर्सेस भी यूज करती हैं, एयर फोर्सेस भी यूज करती हैं, कहीं चोट वगैरह लगी है, वुंडेड को कैरी करना, तो ये मेन पर्पस रहता है Mi-17V5 का। बाकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर्स की रहती है। वजन अगर देखोगे कि कितना कैरी कर सकता है, तो लगभग 13,000 किलोग्राम्स। और इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, तो कॉकपिट के अंदर डाटा रिकॉर्डर लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, ताकि कॉन्वर्सेशन के ऊपर चेक रखा जा सके। तो मतलब मॉनिटर, फ्लाइट पैरामीटर, जो भी चीजें अंदर चल रही हैं वो सारे यहाँ पे कैलकुलेट हो सकते हैं। एक आपने टर्म सुनी होगी ब्लैक बॉक्स, तो उसी की बात हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारा कलेक्शन होता है, और किसी भी वेदर कंडीशन में ये काम कर सकता है, रात को भी कर सकता है, बारिश वाला हो तो उसमें भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 200 हेलीकॉप्टर्स है। अब यही क्यों पढ़ा हमने डिटेल में, बिकॉज जब ये सारी वहां पे एंकरिंग चल रही होती है तो ये सारे फीचर्स बताए थे Mi-17V5 के, तो आप ध्यान रखोगे इनको। चलिए जी, दैट इज ऑल अबाउट Mi-17V5। नेक्स्ट चलते हैं, फिर परेड कमांडर्स जो आए होते हैं, यूपीएससी का भी नाम नहीं पूछेगा, पर आपके जो डिफेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लेंगे फर्स्ट कमांडर कौन आए थे, 2IC बोल देते हैं, सेकंड जो कमांडर आते हैं वो कौन आए थे, तो हमें वो याद नहीं करना। इन कमांडर्स को, जब ये कमांडर्स आ जाते हैं उसके बाद परमवीर चक्र अवार्डी आते हैं, और अशोक चक्र, काफी एजेड लोगों को यहाँ पे लिया जाता है जिन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल फील्ड्स में पार्टिसिपेट किया था। और इनको तो आप जानते ही होंगे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल से लेके पुरानी जितनी भी बैटल्स हैं सभी में पार्टिसिपेशन रहा है। फिर उसके बाद जिस चीफ गेस्ट को हमने इनवाइट करा होता है, उनकी आर्मी का जो बैंड होता है, सबसे पहले वो परेड करेंगे, उसके बाद उनकी आर्मी परेड करती है। फिर उसके बाद इंडिया का शुरू होता है विद द 61st कैवलरी यूनिट। हमारी जो घोड़ों की एक यूनिट है 61st कैवलरी, और लास्ट ये, अब घोड़ों का यूज नहीं बचा है, आजकल की बैटलफील्ड्स आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की तरफ जा चुकी है, वो पुराना स्टाइल हुआ करता था। अश्व शक्ति यशोबल, यानी कि हॉर्स पावर इज द सुप्रीम। तो 61st कैवलरी हमारी एंटर कर जाती है। और फाइनल ये देखो, ये सारे इंडोनेशिया का है, पहले बैंड्स आते हैं, देन कम्स आर्मी। जो ये स्टेप्स है ये सेम रहते हैं हर साल लगभग, ठीक है। और ये हमारी 61st कैवलरी यूनिट आ जाएगी। चलिए जी, अब शोकेस शुरू होगा, इंडिया अपनी पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले भीष्मा आते हैं, और भीष्म है ये वाला टैंक, हमारा टैंक T-90, जिसको हम भीष्मा भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में सीधा आएगा T-90 स्लैश लगा के भीष्मा है क्या चीज, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ टैंक। सबसे इजी वाला क्वेश्चन यही पूछा जाता है यहां से, तो भीष्मा याद रखिएगा, मेन बैटल टैंक है। और किसका एग्जाम्पल है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो भीष्मा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, याद रखिएगा इसको। और इसमें 3 लोगों के लिए जगह होती है, जो क्रू के मेंबर्स होंगे, कौन कौन होंगे, एक तो ड्राइवर होंगे, ठीक है, मेन। दूसरा होगा जो कमांड देगा वहां पे कि फायरिंग करनी है या नहीं, तो मतलब तीसरे कौन आ जाएंगे, गनर, जो एक्चुअल में हिट करेगा टारगेट्स को। तो 3 सीट्स होती हैं क्रू के लिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो जितने भी एडवर्स टेरेन्स हैं, फॉरेस्ट वाला एरिया है, माउंटेन है, मार्शी टेरेन है, डेजर्ट वाला एरिया है, सब जगह पे यूज किया जा सकता है। और स्पीड कितनी है, तो 60 किलोमीटर्स पर आवर, इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा थर्मल साइटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और अप टू 8 किलोमीटर्स तक ये डिस्टेंस पे चेक कर सकता है एनिमी की मूवमेंट को, तो याद रखिएगा इसको। डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। भीष्मा T-90 टैंक्स हैं ये, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के। बाकी मेंबर्स के लिए कितनी सीट्स आएंगी, 3 आएंगी। कई बार आते हैं फीचर्स, पिछले पेपर उठाओगे तो याद रखना इनको। बाकी ये वाला आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है 125 mm स्मूथ बोर गन। तो 2 शब्द मैंने बताए थे आई थिंक एक दिन, कैलिबर एंड बोर। कैलिबर राइफल वगैरह के केस में यूज करते हैं, तो जैसे बुलेट निकलती है आपकी राइफल में से,
तो वो जो कार्ट्रिज होता है वो पीछे रह जाता है ना, गिरता है जो, दैट इज द कार्ट्रिज, इसके ऊपर फिर वो स्ट्राइएशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे कैलिबर वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी जहां से छर्रे निकलने होते हैं उस केस में हम बोर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो 125 mm स्मूथ बोर गन है इसमें लगी हुई, कोएक्सियल मतलब साइड में लगी होंगी, और एयरक्राफ्ट वगैरह को हिट करना होगा तो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लग रखी है 7.62 mm की। ठीक है, तो ये तो इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, बाकी इसको हम पानी में भी यूज कर सकते हैं, यस, अंडर वाटर ऑपरेशंस में भी यूज किया जा सकता है। अब मोटो क्या है इनका, तो विजय या फिर वीर गति। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना बोला गया है वहां पे, ठीक है, बाकी पूरी डिटेल में नहीं कर रहे अभी। बाकी आपको BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, तो सेम काम है, कॉम्बैट व्हीकल है, यानी कि फाइट के टाइम पे इनको यूज किया जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग वहां पे बोली गई थी। नामिस, नाग मिसाइल सिस्टम, नामिस, या फिर इसको नाम दिया जाता है सरत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। पता चल रहा है ना इससे क्या पर्पस होएगा, फाइट में ही यूज किया जाएगा, सारे टेरेंस में यूज हो जाता है, एडवर्स कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। देयर कम्स नाम नाग, यहाँ पे एक नाम आया इसका, दैट इज नाग। तो इससे आपको याद आना चाहिए APJ अब्दुल कलाम साहब का IGM-DP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईयर था 1991-92। इसमें इन्होंने 5 मेन टारगेट्स रखे थे, नाम था पटनाई, आई कुछ कुछ याद, तो उसी का ही पार्ट है ये N वाला। तो P फॉर क्या था यहाँ पे, पृथ्वी, पृथ्वी की जगह अब कौन आ चुका है, प्रलय, जिसका यहाँ पे शोकेस भी किया गया है। A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, और I फॉर अग्नि। अग्नि को बाद में सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इसका हमें रेलिवेंस समझ आ चुका था। और फिर तभी जो टेसी थॉमस, याद है, मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसी सीरीज के ऊपर काम किया था जो अग्नि सीरीज थी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, नामिस पूछ लेगा, नामिस क्या है, नामिस से पता नहीं चलेगा, तो याद रखिएगा दैट इज नाग मिसाइल सिस्टम, या फिर इसको सरत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये सारे यहाँ पे ऑल टेरेन व्हीकल हैं, ऑल टेरेन मतलब किसी भी टाइप की ज्योग्राफी पे आप इनको यूज कर सकते हो, डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, जैसा मर्जी इलाका हो। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कपी ध्वजा है क्या, कपी ध्वजा, तो कपी ध्वजा इज स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल। और एक आपसे पूछा जा सकता है ATV चेतक क्या है, तो ऑल टेरेन व्हीकल दैट इज चेतक। तो ये वाला आपका कपी ध्वजा है, और ये आपका आ जाएगा ऑल टेरेन व्हीकल चेतक। इसके अलावा बजरंग को भी शो किया गया, ऐरावत को भी शो किया गया, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, तो इनके अभी मतलब याद रख लेना फिर भी कि व्हाट इज LSV बजरंग, तो लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल। बाकी ऑल टेरेन व्हीकल है ये सारी चारों, चेतक भी, बजरंग भी, कपी ध्वज भी, और आपका ऐरावत भी। ठीक है, ऑल टेरेन व्हीकल, ये वर्ड याद रखना। बाकी यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज्ड लाइट, तो वजन वगैरह हम कम कर रहे हैं, एक्यूरेसी ज्यादा हो सके, तो वही फोकस है यहाँ पे आगे। ये आपके बाकी के आ जाएंगे, ऐरावत और जो बचा था दैट इज बजरंग। नेक्स्ट नंदी घोष, जो आप सभी को याद है, पर मुझे लिटरली ये वाला भूल गया था। तो नंदी घोष ये है आपका क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। क्विक रिएक्शन मतलब इसमें सर्वेलियंस लगा होगा, सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरी लोकेशंस को ट्रेस किया जाएगा, और इस बार नारी शक्ति को भी शोकेस किया गया है बिकॉज कमांडर्स यहाँ पे फीमेल्स थी। बाकी इंडिजिनाइज्ड है पूरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाटा अशोक लेलैंड, ठीक है, तो इंडिजिनाइज्ड है। और एक है आपका नंदी घोष जो कि हैवी कैटेगरी में आता है, और एक है तिरुपुरांतक जो कि मीडियम कैटेगरी में आएगा। हैवी एंड मीडियम, हैवी में आ गया नंदी घोष एंड मीडियम में आ जाएगा तिरुपुरांतक। वो याद है एक ट्री पढ़ा था हमने, कप्पी कप्पी करके कुछ, यस, कल्प वृक्ष पढ़ा था, बस उसका भी है एक रेलिवेंस, याद रखना उसको अभी के लिए। नेक्स्ट चलो ब्रह्मोस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आए और उन्होंने देखा कि हाँ जी हम भी इंटरेस्टेड हैं कि ब्रह्मोस खरीदेंगे। तो इससे पहले फिलीपींस को हमने बेची थी ये $375 मिलियन में, अब इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगी ना, तो इंडोनेशिया को बिकेगी लगभग $450 मिलियन की। तो हो गया है ऑलमोस्ट सेटलमेंट, देखते हैं सिग्नेचर कब होगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल की याद रखना, 2 कंट्रीज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वन इज इंडिया, सेकेंड इज रशिया। 2 रिवर्स के नाम पे रखा गया है, ब्रह मतलब ब्रह्मपुत्र और मोज मतलब
मॉस्कोवा जो वहां पे है आपके रशिया के अंदर है, कौन सी कैटेगरी की मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरसोनिक मिसाइल। मैक नंबर कैलकुलेट करते हो आप, जब साउंड का चैप्टर पढ़ा जाता है उसमें बताते हैं ये वाला। तो जब भी साउंड, ये मैक नंबर आपको निकालना होता है, इसमें रेशो आती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है साउंड की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आपके पास वैल्यू या तो हो सकता है एक से कम आए, एक से कम आएगी तो उसको हम बोलेंगे सबसोनिक। हो सकता है आपके पास पूरी आइडियली एक वैल्यू आ जाए, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड है उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड थी, कट के दोनों आंसर आ गया एक, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं ट्रांससोनिक। एंड फिर आता है आपके पास एक से लेके 5 तक की वैल्यू, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुपरसोनिक। तो यहां से हमें पता चल गया कि सुपरसोनिक अगर लिखा है तो इसकी तो वैसे 1.8 के आसपास है, तो सुपरसोनिक की कंडीशन में है ये। और हाइपरसोनिक कब आ जाता है? जब 5 से ऊपर चला जाता है। 6th जनरेशन में हम फोकस कर रहे हैं कि 5 से ऊपर के मैक नंबर्स आएंगे, स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है इसकी। अच्छा, ये वाली मिसाइल याद रखोगे, स्टेटमेंट्स में आपको दिखता है कि कोई मिसाइल क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये बहुत पॉपुलर इमेज है एक बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल की। कितनों को पता है बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल? ऑनलाइन 2 लोग चले गए हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट लेक्चर, आपकी चॉइस है बाकी। बताइए जितेश। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल रहती है ये अर्थ सरफेस के पैरेलल हिट करेगी, ठीक है, पैरेलल वर्ड याद रखना है। और जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाती है, एक्सोस्फेयर में चली जाती है, फिर वापस आती है, देन हिट द टारगेट। तो बड़ा लंबा इसका रूट रहता है, और इस टाइप के रूट को हम बोल देते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री पाथवे फॉलो करता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तो ब्रह्मोस कौन सी है? क्रूज मिसाइल। तो यहां से एक लेसन आपको मिल रहा है, जब भी कोई मिसाइल आती है न्यूज में उसका एक बार देखना होता है कि कोई मिसाइल बैलिस्टिक है या फिर क्रूज मिसाइल है, वो चीज भी ध्यान रखनी है। हाँ, जैसे मतलब आपको अगर शॉर्ट हिट्स करने हैं क्रूज मिसाइल का यूज रहता है, पर अगर कॉन्टिनेंटल हिट करने हैं देन यू हैव टू यूज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, तो वो चीज रहती है। बाकी डिफरेंसेस और भी हैं, जैसे अब तो क्रूज मिसाइल 2000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को भी कवर कर रही है, पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हुआ करती थी, वो एडवांसमेंट है, फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाएगा। ओके, बाकी 400 मीटर की इसकी रेंज है। और यहाँ पे बोला जाता है कि क्यों हमने 400 मीटर की ही रेंज इंक्लूड करी थी जब हम रशिया से सीख रहे थे, ज्यादा की क्यों नहीं करी? बिकॉज कुछ इंटरनेशनल ऐसे कन्वेंशन हैं जिनके हिसाब से अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, स्पेशली अगर वेपन्स हैं, तो उसमें आप 300 मीटर से लेके 400 मीटर के ज्यादा डिस्टेंस नहीं सीख सकते, बस उतनी ही रखनी पड़ेगी रेंज। और यहाँ पे हमने किसका यूज किया था साथ में? रशिया से हेल्प ले रखी थी, तो 400 मीटर ही इसकी मैक्सिमम रेंज पहुंची थी। पहले 300 मीटर थी, फिर थोड़ी सी उसमें वैल्यू एडिशन करके 400 मीटर रेंज कर दी थी। ओके, बाकी ये क्रूज मिसाइल है, ये डन। और एयर सी लैंड आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको यूज कर सकते हो। और मैक, ओके, मैक अब इसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, 1.8 जब 300 मीटर की रेंज थी, और अब जो है मैक 3 आपको मिल जाएगी, पहले 1.8 हुआ करती थी, तो वो इसमें वैल्यू एडिशन आ जाएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट किसने बनाई थी? तो आपको पता चल गया, ये रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई थी, ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001। रिवर्स के नाम पे है ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा, ये आपके रशियन रिवर आ जाएगी। बाकी डन है, इतना ही है। फिलीपींस का बता दिया, फिलीपींस ने परचेजिंग कर ली है, इंडोनेशिया में भी कर लेगा फ्यूचर में। ओके, अच्छा, एक टारगेट ये भी होता है रिपब्लिक डे पे कि सारे शोकेस कर देते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं, कोई खरीद ही ले क्या पता देख के, तो वो भी एक अप्रोच रहती है, ठीक है, वो थोड़ी इकोनॉमिकल आ जाती है। और स्टार्टिंग में ये भी बोला गया था कि इस बार एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, और हमने टारगेट भी रखे हुए हैं कि इंक्रीज करना है डिफेंस एक्सपोर्ट को। देन आता है आपका पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, तो इसका भी एक्टिविटी से ही पता चल रहा होगा, एरियल हिट्स करने हैं, सरफेस हिट्स करने हैं, सभी में यूज किया जाता है। पिनाका धनुष ऑफ शिवा, ठीक है, तो धनुषा ऑफ शिवा यही बोलते हैं इसको। और बाकी इंडिजीनस है, ये इंडिया के अंदर ही बना है, कोई फॉरेन इसमें हमने यूज या हेल्प नहीं ली है। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। और किसने बनाया है? तो डीआरडीओ की एक लैबोरेटरी है, नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। बाकी कारगिल वॉर में काफी ज्यादा यूज रहा था इसका, पिनाका का, याद रखिएगा। नेक्स्ट BM-21 अग्निबाण, तो इसको भी हमने कारगिल में यूज किया है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर अग्निबाण, तो इसको भी हम यूज कर चुके हैं कारगिल के अंदर। बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस,
ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, वो बाद में करेंगे, जब टेक वाला पार्ट करेंगे उसमें कर लेंगे डिटेल में। कौन सी वाली? ये वाली? ये BM-21 अग्निबाण नहीं, वो देखो रेंज देखो 40 किलोमीटर्स, उसके लिए तो आपको आउट ऑफ वो जाना पड़ रहा है ना, एक्सोस्फेयर वाला पार्ट कवर करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया आप उससे भी लगा सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट। ओके, दीज आर द सर्वेलियंस सिस्टम। सर्वेलियंस, सीसीटीवी का क्या काम होता है सर्वेलियंस का? तो सेम इज द वर्क ऑफ दीज बैटलफील्ड सर्वेलियंस सिस्टम। तो प्लेन्स के लिए, माउंटेन्स के लिए, ये वाला प्लेन्स में यूज किया जाता है, ये वाला माउंटेन्स में यूज किया जाता है, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। दोनों ही इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाए हैं, इंडिजीनस का एग्जाम्पल है। बैटलफील्ड सर्वेलियंस सिस्टम प्लेन्स एंड माउंटेन्स के लिए, ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी दी जा सके, एनिमी की पोजीशंस को लोकेट किया जा सके। नेक्स्ट, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। ये ब्रिजिंग, छोटा सा ब्रिज है, 10 मीटर तक का टेम्परेरी ब्रिज आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि बीच में जगह ही नहीं है पास ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेरी ब्रिज 10 मीटर का बनाया जा सकता है। तो ये पूरा ओपन होता है उस टाइम पे, 10 मीटर का है, ठीक है, तो याद रखिएगा 10 मीटर शॉर्ट ब्रिज। इंडिजीनस है, तो अगेन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिलायंट भारत। नेक्स्ट, आकाश वेपन सिस्टम। अब यहाँ पे लिखा है सरफेस टू एयर, मतलब ये कैसे टारगेट्स को हिट करेगा जो हवा के अंदर होंगे। कहां से लॉन्च किया जाएगा? सरफेस से, और कहां पे हिट करेगा? एयर के एयर। तो दिस इज द आकाश वेपन सिस्टम। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मीटर शॉर्ट ब्रिज इसमें बनाया जा सकता है। सेल्फ रिलायंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया ने खुद बना रखा है। तो आकाश वेपन सिस्टम याद रखेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसमें आ जाएंगी, और डीआरडीओ ने इसको डिजाइन भी किया, बनाया भी है। और उसके बाद जो है आपकी परेड शुरू हो जाती है। परेड में से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपके जो डिफेंस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे पहले वेटरन्स का टैब्ल्यू आया, एक झांकी आती है वेटरन्स की, यहाँ पे जो पुराने बैच के आर्मी के, चाहे वो आपके नेवी के थे, एयरफोर्स के थे, आर्मी के थे, नेवी के थे सॉरी, तो उन सभी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करा गया था। उसके बाद नेवल ब्रास बैंड आता है। ब्रांस, ब्रास किन दो मेटल्स का मिक्सचर होता है? कॉपर एंड जिंक, याद रखिएगा। तो एक ब्रॉन्ज पढ़ा आज आपने, एक ब्रास पढ़ा, दोनों याद रखना। बाकी ये रीड कर लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड का टैब्ल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट था इस बार बिकॉज इन्होंने कोऑर्डिनेशन दिखाया ट्राई सर्विसेज के बीच में। जैसे अर्जुन टैंक, तेजस एयरक्राफ्ट और INS विशाखापट्टनम, ये आर्मी का एग्जाम्पल आ गया। तेजस एयरक्राफ्ट एयरफोर्स, और विशाखा INS विशाखापट्टनम आ गया नेवी, ठीक है। ये देख लो इनका टैब्ल्यू भी, तो ये सारी इन्होंने सर्विसेज को दिखाया, ट्राई सर्विसेज। नेक्स्ट, डीआरडीओ का टैब्ल्यू जो था दैट इज रक्षा कवच, हर टाइप के टेरन के उसकी ही रिप्रेजेंटेशन थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रलय वेपन सिस्टम, कंप्लीटली इंडिजिनाइज्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम परेड में शो किया गया इसको। और कैसा है ये? तो सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सरफेस से ही इसको लॉन्च किया जाएगा, और हिट भी कहां करेगा? ये सरफेस के ऊपर। अगर इसकी रेंज देखोगे तो 400 किलोमीटर की रेंज है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। हाँ जी नताशा भी आ रहे हैं, स्टेट्स के पास आ रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज कैनिस्टराइज्ड, सरफेस टू सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनिस्टराइज्ड? कैनिस्टर, ये देखो यहां से ओपनिंग होती है इनकी, कैनिस्टर लगा होता है बाहर से, ताकि जो अंदर गोला बारूद पड़ा हुआ है उसमें पानी ना लग जाए, मॉइस्चर वगैरह ना लग जाए, हवा से बचाए रखता है। दैट इज द कैनिस्टराइजिंग, प्रोटेक्शन दे दी एक तरह से। उसके अलावा मैक इसका देखोगे तो 1 to 1.6, बताइए जी किस कैटेगरी में आएगा? सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक? सुपरसोनिक, तो मैक 1 to 1.6। ऑपरेशनल रेंज बनाया कितने के लिए है? 400 किलोमीटर के लिए। प्रैक्टिकलिटी में 150 से 500 किलोमीटर, डिपेंड करेगा बीच में बैरियर्स कैसे आ रहे हैं। और डीआरडीओ ने इसको पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है, तो कंप्लीटली इंडिजिनाइज्ड, फर्स्ट टाइम परेड में इसको शो करा गया। प्रलय, प्रलय वेपन सिस्टम। तो जो वो पटनाई आपने देखा ना, पृथ्वी, पृथ्वी अब बंद हो चुकी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, अब हम प्रलय पे शिफ्ट कर चुके हैं। देन ये सारा परेड का ही डिटेल अगेन, कि असम राइफल्स आए, फिर बैंड आता है, सीआरपीएफ मार्चिंग। हाँ, ये वाला याद रखना। इस बार क्या हुआ था, लाइबेरिया के एक ऑपरेशन के लिए विमेन पुलिस फोर्सेस को भेजा गया था सीआरपीएफ की तरफ से, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंस इन इंडिया, तो ये भी आ जाएगा। बाकी आरपीएफ की होती है रैपिड पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स का होता है, देन बीएसएफ, एनसीसी, एनएसएस,
ये आपकी नेशनल सर्विस स्कीम, ये भी बहुत रिसेंट है, मतलब पहली बार तो नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ करती थी इनकी परेड। एनसीसी वालों की जैसे पहले गर्ल्स आती हैं, फिर उनका बैंड आता है, फिर बॉयज आते हैं, फिर उनका बैंड आता है। एनएसएस में मिक्सचर मिलेगा आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का। और एनएसएस के जो इस बार वो कमांडर थे वो यहीं से थे, पंजाब से। चलिए जी नेक्स्ट, अब आते हैं टैब्लू। आपकी ये जो झांकियां निकलती हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टैब्लू, कैसे इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो टोटल थी इस बार 26 स्टेट्स आ जाती हैं, यूटीज आ जाती हैं, मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, उनके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो सारे अपना अपना प्रपोजल यहाँ पे सेटअप करते हैं। और थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि विरासत और विकास। तो एक चीज तो अपने को पता होगी कि जब भी आप अपना डिजाइन दोगे, कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी जब अपना डिजाइन देगी, तो इस चीज को फुलफिल करे, थीम फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका जो झांकी है, टैब्लू है, वो सेलेक्ट होगा। पहली चीज क्लियर, अल्टीमेट गोल रहेगा थीम के ऊपर। अब होता क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो प्रपोजल निकालती है, स्टेट, यूटी, सेंट्रल मिनिस्ट्री इन सभी को बोल देता है कि अपने अपने झांकियों के जो है थीम्स पास ऑन कर दो, जो भी आपने डिजाइन बना रखा है वो दे दो। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम रहता है। अब उन्होंने डिजाइन पास किए, चेक थोड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी, थीम बता दी जाएगी, किसको बताई जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी को। एक्सपर्ट कमेटी देखेगी कि थीम के हिसाब से वो झांकी वैलिड है या नहीं, तो वो चीज कौन चेक करेगा, एक्सपर्ट कमेटी। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो आपका आर्ट है, कल्चर है, आर्किटेक्चर है, ये सबमिशंस को चेक करेंगे। ठीक है, इस बार था विरासत और डेवलपमेंट, तो दोनों की फील्ड से जो है प्रोफेशनल बुलाई जाती हैं, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। अब इसके बाद ये देखेंगे कि थीम के हिसाब से ठीक जो इन्होंने प्रपोजल भेजा है वो ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। चलो जी, जिनका हो गया वो सिलेक्टेड, जैसे इस बार हुए थे 26, और 16 आ जाएंगे स्टेट और यूटीज के जोड़ के, और 10 आए थे फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री और उनके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक टैब्लू जो है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, अलॉन्ग विद दिस अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी कल जैसे एक आर्टिकल पढ़ा था हमने, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, याद है कितने पैरामीटर्स है, 5 थे, जिसमें पंजाब ने कितना स्कोर किया था, 10.7, यस 10.7, गुड। अब देखो वहां पे एक स्टेट थी जो टॉप रैंक पे आ रखी थी, झारखंड, उड़ीसा और गोवा भी था। तो यहाँ पे झारखंड ने इस बार सोचो क्या रिप्रेजेंट किया होगा, वेरी यूनिक टैब्लू। जैसे कल्चर के लिए तो जाने जाते हैं, ट्राइबल पहले से ही जाने जाते हैं, बिरसा मुंडा का नाम आ जाता है। क्या टाइटल दिया गया था बिरसा मुंडा जी को, उलगुलान, ग्रेट टमल्ट, जहां भी जाएंगे खतरनाक क्योस करेंगे, वो क्योस ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में था। तो इस बार झारखंड ने साथ में अपने मिनरल्स को भी रिप्रेजेंट किया कि मिनरल्स का यहाँ पे डिपॉजिट आपको भंडार मिलता है, और साथ में रैंक भी अच्छा आ गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो एक काफी पॉजिटिव नोट पे रहा वो। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस पता लगी आर्टिकल की। चलिए जी आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस आपको पता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस रहेगा, नेशनल यूनिटी वहां पे शोकेस होनी चाहिए। एजुकेशनल वैल्यू, अब जैसे दिल्ली का टैब्लू हम देखेंगे तो उन्होंने फोकस ही सिर्फ एजुकेशन पे किया हुआ था। कैसी एजुकेशन, ना सिर्फ एकेडमिक, एआई और रोबोटिक्स को हम कैसे जोड़ रहे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन किया था। सेलिब्रेशन ऑफ प्रोग्रेस, अब सोचो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उन्होंने क्या चीज दिखाई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, ये सोलर पैनल्स दिखाए होंगे, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड पावर, इनकी तरफ हम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो नहीं थे वहां पे खैर, पर विंड पैनल्स वहां पे शो करे हुए थे, तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये इनके टैब्लू के थीम्स रहते हैं। बाकी एरियल डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हमने यूज किए। अब एयरक्राफ्ट भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ फाइटर होते हैं, कुछ आपके आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। मान लो कहीं पे फ्यूलिंग ही खत्म होगी, तो जैसे स्पेस में हमने डॉकिंग करी थी, वैसे ही एरियल जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी करी जाती है। तो देख लेंगे ये, जैसे मिग 29 है, सुकोई 30 है, आपका C-130J सुपर हरक्यूल्स है। अब यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से यूज करे जाते हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं है, C-295, यस लिखा हुआ है C-295। अब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आपके डिफेंस वाले पेपर्स में इसको बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा कि ट्रांसपोर्ट है, फाइटर है, एक चीज तो ये। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो किस कंट्री से परचेज करा है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे सुकोई 30 आपको पता है, रशिया का नाम स्टक कर जाता है अपने आप ही, तो बाकी कहाँ से हमने परचेज करे वो सब हम देखेंगे। चलिए जी, अब तो थोड़ा ही बचा, बोर तो नहीं हो रहे ना, हो रहे हो, पहले बता दो, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है।
ओके जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये देखो, वी द पीपल, वी द पीपल यानी कि एक तो आपको यहाँ पे प्रियम्बल दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिख जाएगी, और उसके अलावा ये हमारा सारनाथ पिलर आ जाएगा। देन यहाँ पे लिखा था 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमें गणतंत्र हुए, रिपब्लिक। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या है ये बुल है, ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा और तो था कुछ, हाँ, बाकी कैसे विमेन जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स रिप्रेजेंट करे हुए थे, जो विमेन थी स्पेसिफिकली, तो वो सब चीजें आ जाएगी। एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सोसाइटी दिखा दी एकदम अपनी जो टैब्लो के अंदर है। दूसरा आपका आ जाएगा ट्राइबल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल तो ट्राइब से ही रिलेटेड होगा। फोकस किया गया जल, जंगल एंड जमीन। और जो साइड में ये डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे, इन्होंने बिरसा मुंडा को डेडिकेट करे। बिरसा मुंडा एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रही है जब आप ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ते हो इन मॉडर्न हिस्ट्री। पर यहाँ पे मुद्दा है जल, जंगल, जमीन। ये हमने कई बार डिस्कस किया है वैसे, पर ये स्लोगन दिया किसने है? ये दिया है भीमजी गोंद। ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, तो इन्होंने भी बहुत सारे रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेशन करा है। इन्हीं का नाम कोमाराम भीम भी था। तो इन्होंने ये जल, जंगल, जमीन वाला स्लोगन दिया था। ठीक है जी, जल, जंगल एंड जमीन। नाम याद रखिएगा, कोमराम भीम, भीमजी गोंद। और जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनको सरदार का टाइटल किसने दिया था? यस, बरदौली की जो लेडीज थी, उन्होंने जब देखा कि इन्होंने फुली पार्टिसिपेट किया जस्ट बिकॉज एजिटेशन टुवर्ड ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे उनको सरदार का टाइटल दे दिया था। बरदौली वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट्स की तरफ। तो गोवा ने, ये देखो, वहां पे मैरिजेस होती हैं बीचेस की साइड पे, बीचेस को शोकेस किया, साथ में टूरिज्म दिखाया, अपने कल्चर को शोकेस किया। तो ये सब चीजें वहां की आ जाएंगी आपके गोवा को लेके। उतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास पॉइंट नहीं आपको मिलेंगे। उत्तराखंड की तरफ जाएं तो कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर फोकस किया है। पैराग्लाइडिंग वगैरह वहां पे शो कर दी है। देन हैंडलूम्स शो करे हुए हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा, कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट, तो ये स्टार्टिंग में आपको कुरुक्षेत्र का व्यू दिखेगा। देन यहाँ पे हैंडलूम्स दिखाए गए थे। विमेन एजुकेशन आया कुछ याद? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो दे एड्रेस इट इन दियर टैब्लो, तो इसी वजह से ये भी पिक हो गया। लग रहा है ना, पता थीम को मैच कर पा रहा है, विरासत और विकास। उसके अलावा ओलंपिक मेडल्स, तो जो गाना था वो भी ओलंपिक मेडल्स के ऊपर था कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स हमारी स्टेट से आए। तो ये था टैब्लो ऑफ हरियाणा, इंपॉर्टेंट वन। देन आते हैं झारखंड। हाँ जी, ये किसका रिप्रेजेंटेशन था? रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा। उसके अलावा ये आगे आपके पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, वो सब आ जाएंगे ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को शोकेस कर सकें, मिनरल्स को शोकेस कर सकें। इसके अलावा एजुकेशन, स्पेशली विमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे आपको पेंटिंग्स दिखेंगी, ये सारी, ये थी आपकी सोहराई पेंटिंग्स, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट करी है व्लादिमीर पुतिन को जब कजान में मीटिंग हुई ब्रिक्स की। तो सोहराई पेंटिंग स्टेट आ जाएगी झारखंड। नाउ यू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ सोहराई पेंटिंग, तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मैटरनल केयर के ऊपर फोकस किया, और एक एप्लीकेशन है जो आंगनबाड़ी में होती है ना लेडीज, उनके लिए बोला है ये डाउनलोड करके रखनी है आपने, दैट इज पोषण ट्रैकर। तो यहाँ पे ये जो बैठे हुए थे डिस्कशन कर रहे थे, ये पोषण ट्रैकर का ही रिप्रेजेंटेशन था। मैटरनल केयर दिखाया गया, और मल्टीटास्किंग होती है फीमेल, वो चीजें यहाँ पे शोकेस करी गई थी। देन आते हैं गुजरात, अनर्थपुर से एकता की ओर, एकता नगर की ओर। अनर्थपुर, यहाँ पे एक पिलर दिखेगा आपको, ये कीर्ति तोरण बोलते हैं इसको, यूनेस्को हेरिटेज में भी इंक्लूडेड है। और फिर उसके बाद लिखा है एकता की ओर, यानी कि यूनिटी की बात हो रही है। वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये आपको यहाँ पे पूरी जर्नी दिखाई गई है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे एक आपको C-295 दैट इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी दिख जाएगा। तो ये सारा शोकेस हुआ गुजरात का। और बाकी यहाँ पे एक ट्राइबल गॉड्स को भी ऑनर किया गया, बाबा पिथोरा। तो एक कीर्ति तोरण उसी रीजन में है, दैट इज पिथोरा रीजन, बाबा पिथोरा को डेडिकेटेड करा गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश चलते हैं। टॉयज के लिए काफी जाने जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बस यही दिक्कत है कि वो जो टेडी बेयर्स होते हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं, तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि चोट वोट ना लग जाए। तो इनका नाम याद रखना है, इति कोपक्का। वुडन टॉयज, टॉक्सिन फ्री, ठीक है, और इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है।
अभी हम वो लिस्ट पढ़ने वाले हैं, थोड़े दिन क्या, अभी फ्राइडे को पढ़ेंगे। विभूषण वगैरह, पद्मश्री वगैरह के जो अवार्ड्स हैं, उसमें गोम्बी अट्टा एक शब्द आएगा। पपेट्री, कठपुतली, याद है कुछ कठपुतली डांस दिखाया करते थे, राजस्थान से लोग आते थे पहले, तो गोम्बे अट्टा तो वो भी आएगा, तो याद कर लो। अभी एती को पक्का हमने कर लिया, विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे टॉयज इनको प्रमोट करने के लिए भी बोला था, ताकि बाहर से जो, आपको पता है ये टेडी बियर भी हम बाहर से बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और स्पेसिफिक कंट्री अगेन वही है चाइना। और जापान की वो है, क्या है उसका नाम, बड़े महंगे आते हैं छोटे से टेडी बियर, पर महंगे बहुत होते हैं। अरे कुछ सॉफ्ट टॉयज तो होते हैं, नाम एक ही है, ब्रांड चलती है सारे। यस यस, चाइना का है वो भी, ठीक। अच्छा ठीक है हाँ, मतलब जो भी है देख लेना, काफी महंगे होते हैं, तो इस वजह से खरीदता नहीं है उनको कोई। चलो, पंजाब का डन, तो ये हमने कल कर लिया था। इसमें एक आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, दैट इज तुम्बी, और फुलकारी आपको याद ही है, तो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे पंजाब वालों से। बाकी कौन से सूफी सेंट थे ये, बाबा शेख फरीद, सूफी सेंट, सूफी सेंट। चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो सस्टेनेबिलिटी की इन्होंने शोकेस करी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ऑनलाइन, गुड। हाँ, नेचुरल कलर्स का यूज करके ही वो उनको बनाते हैं जो वुडन टॉयज हैं। चलिए जी, ये पता लग गया ना, सोलर पैनल्स दिखा रहे हैं, और बाकी विंड सारा ये यूज कर रहे हैं, विंड पैनल्स वगैरह दिखाए हुए हैं। ठीक है, लखपति दीदी इनिशिएटिव, हाँ जी, ड्रोन्स का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स को सिखाएंगे, वो फार्मर्स को हेल्प करेंगी और इनकम अपनी जनरेट कर सकती हैं, तो सेल्फ रिलायंट का ये टारगेट था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने वही शो करा, ये देखो 500 के नोट, क्यूआर स्कैन को यूज करा, दिखाया गया है कि इसका यूसेज कितना बढ़ चुका है, तो वो सब चीजें इसमें दिखाई गई। नेक्स्ट, यूपी आइडिया लगाया जा सकता है, महाकुंभ, एक दिन डिटेल में कर लिया था हमने महाकुंभ। तो बताइए जी, यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है किन किन के बीच में हो रही थी, सुर और असुर, देवता, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मटका, अमृत, ठीक है। और मोहिनी के रूप में कौन से गॉड आए थे, विष्णु, वेरी गुड। और बाकी यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रॉम डिफरेंट एरियाज सेंट्स वगैरह आ रखे हैं, अघोड़ीज आ रखी हैं, तो वो सब दिखाए गए हैं इसमें। महाकुंभ, अर्धकुंभ याद रखना है, वो वर्ड्स याद रखने हैं कि कितने कितने टाइम स्पैन के ऊपर आते हैं। अभी महाकुंभ कितने टाइम स्पैन पे आया है, 144 ईयर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं बिहार। बिहार में इस बार बहुत डिफरेंट दिखाया गया, बुद्धिज्म, ठीक है। तो क्या बोला गया था, रीजन ऑफ मेडिटेशन। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, किसने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्त। और पीक पे कब थी नालंदा यूनिवर्सिटी, एक जेनिथ पॉइंट भी आता है ना, तो कब थी, यस, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूसिव तरीके से प्रोवाइड करी। एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे, डीसिप्स, डीसिप्स बस रीड करके आना है, कौन से बैंक का इनिशिएटिव है। एक दिन हुआ है ये वैसे क्लास में, मैंने नहीं लिया था, किसी और टीचर ने लिया था। तो डीसिप्स, बैंक का नाम याद आ रहा है, आईसीआईसीआई, तो डीसिप्स आप प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। पंजाब में ये जब भी डीसिप्स न्यूज में रहा है 2 बार क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी था, प्रोबेबिलिटी है यू विल सी द क्वेश्चन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, तो इन्होंने शोकेस किया कूनो नेशनल पार्क, बिकॉज यहाँ पे हम क्या लेके आए थे, अफ्रीका के नामीबिया क्षेत्र से अफ्रीकन चीतास। अभी के टाइम पे ये पहले आए थे, इन्होंने शो करे जस्ट, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। तो चीता लेके आए हैं हम फ्रॉम कंट्री नामीबिया, डन। तो अभी कितने चीतास बचे हुए हैं, 14, तो 14 इसके ऊपर शोकेस करे हुए थे। ये तो फ्रंट साइड है, बैक साइड में भी दिखाए गए थे, टोटल 14 दिखाए थे। हाँ जी ऑनलाइन, यस वेरी गुड तानिया। नेक्स्ट, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, 150 ईयर्स ऑफ फाउंडेशन। जो ये मौसम भवन है उसको 150 साल पूरे हो चुके हैं। मिशन मौसम हमने पढ़ा, तो वो सब यहाँ पे शोकेस किया था। और अर्ली वार्निंग सिस्टम का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज करके, सैटेलाइट्स का यूज करके अर्ली वार्निंग जो है वो दे देते हैं लोगों को। तो ये आ जाएगा आपका आईएमडी का। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मेन एम्फेसाइज ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स। तो कैटल्स आपको दिख जाएंगी, बफलो है ऊपर, काऊ, ये थोड़ी मुड़ गई जब स्क्रीनशॉट लिया, बाकी ये काऊ थी यहाँ पे। और इसके अलावा एक साइड में आपको इस तरह से पिक्चर दिखेगी, ये डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा जो वैक्सीन बन रही हैं, दवाइयां बन रही है फॉर द वेटनरी पर्पजेस, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद त्रिपुरा, इस बार काफी यूनिक था। एक तो ये पूरा का पूरा जो आपको टॉप दिखेगा ये बैम्बूस का यूज करके बनाया था, बांस का यूज करके बनाया हुआ था। 14 देवती वहां पे बहुत माने जाते हैं, उन सबकी वर्शिप यहाँ पे दिखाई गई, पूजा होती है, दैट इज करची पूजा। ठीक है, तो इट इज स्पेसिफिक टू त्रिपुरा। नेक्स्ट कर्नाटका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको 3 टेम्पल्स के नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया, दैट इज लकुंदी। लकुंदी का मतलब है कि स्टोन्स का यूज कर रहे हो आप किसी चीज को बनाने के लिए। तो ये जो टेम्पल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टोन। शो केस में नहीं किए पत्थर यूज, पर ओरिजिनली ये जो चीजें बनी हुई हैं दे आर मेड अप फ्रॉम स्टोन्स। तो हार्ट ऑफ स्टोन क्राफ्ट नाम है लकुंदी। अब ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल से शुरू किया, काशी विश्वेश्वरा यानी कि शिवाजी को डेडिकेटेड है, देन ननीश्वरा टेम्पल, ये तीनों एक लाइन में शो कर दिए, बाकी टूरिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। डन। तो ये कर्नाटका का टैब्ल्यू था। नेक्स्ट दादर एंड नगर हवेली का अगर देखोगे फिशिंग पे एम्फेसाइज किया था, फर्स्ट पिक्चर। फिशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कोस्टल जोन आ जाती है तो अगेन फिशिंग। दिल्ली क्वालिटी एजुकेशन, तो आपको ये सेकंड पे दिख जाएगा। एआई रोबोटिक्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। वेस्ट बंगाल का आर्टिस्टिक था, इन्होंने विष्णुपुर को शो किया, एंड टेम्पल है जो विष्णुपुर टेम्पल, ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ये जो बना हुआ है दैट इज द विष्णुपुर। एंड इसके अलावा छाऊ डांस इन्होंने शो किया, अगेन इंपॉर्टेंट। दुर्गा माँ जो कि कुमारथुली, याद है कुमारथुली? कुमारथुली वाला आर्टिकल नहीं है याद? कांक्षा कुमारथुली नहीं, कुमारथुली इज रीजन इन वेस्ट बंगाल। वहां पे दुर्गा माता की डिफरेंट जो है ये क्राफ्ट्स बनाई जाती हैं, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट चंडीगढ़ का था द सिटी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको एक थिएटर दिखेगा, वर्कआउट करते हुए दिखेंगे, बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी का गांधी भवन दिख जाएगा। हाँ जी ऑनलाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वाद्य यंत्र तमिल में, और पहले के टाइम पे इसको बहुत यूज किया जाता था वाद्य यंत्र, अब नहीं उतना यूज रहा है। अब वही लोग देखते हैं इसको जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं म्यूजिक के अंदर, कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे जो शो करा गया था ये वाला पार्ट, एक वृक्ष है इच्छा पूर्ति वृक्ष जिसका नाम है काल्प वृक्ष, ये कन्वर्ट हो जाता है एक गोल्डन स्पैरो के अंदर। ठीक है, एक चिड़िया के अंदर, सुनहरी चिड़िया के अंदर। हाँ जी, कहाँ पे पढ़ा था आपने काल्प वृक्ष? नो, ये क्या कर रहे हो? बताओ बताओ जल्दी, 2 बार पढ़ा दिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा है। लो, इंडियन ओशन में था कुछ, अब बताओ। वेरी गुड जसलीन। चंद्रगुप्त मौर्य किसके दादा थे? अशोका के। कहां जा रहे थे इकट्ठे? कल्प वृक्ष के पास, अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए। दैट इज द डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगा लोगे? बताओ एक्सट्रीम ईस्ट में कौन से आएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे कि कल्प जो वृक्ष था वो आएगा? यस, ये वाला जाएगा। डायरेक्शंस लगा लोगे ना। क्या थी ये रीजेस थी, सी माउंट्स थी। डन, सॉरी, सी माउंट एंड 2 रीजेस थी, साइड वाली रीजेस थी, बीच में सी माउंट था। डन, तो याद रखना इसको, तो 2-3 बार आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करा। कॉन्स्टिट्यूशन बुक दिख रही है आपको, बी.आर. अम्बेडकर साहब साइड में दिख जाएंगे, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ था 76th इवेंट जो चल रहा है, 76th ईयर जो चल पड़ा। ओके जी, उसके बाद एक फोक एंड ट्राइबल अफेयर के कुछ लोग आते हैं और उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस दी, पूरे कर्तव्य पथ पे दी। 5000 लोग थे इस बार, पहली बार हुआ वो भी। एंड जयति जय ममः भारतम, ये सॉन्ग था उनका थीम सॉन्ग। इसके बाद आपने बाइक शो देखा होगा, डिफरेंट पीक्स बनाई जाती हैं, डेयर डेविल्स बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं डेयर डेविल्स? बोला जाता है कि डेविल भी डरते हैं ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करने से। स्टेयर के ऊपर आपने देखा होगा पॉपुलर वन बचपन में, बाकी कुछ देखा बाइक शो, ये मोटरसाइकिल शो जो होता था इसको पक्का से देखते थे। लोटस फॉर्मेशन होती है, मर्क्यूरी पीक होती है, पिरामिड फॉर्मेशन, हैंड स्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम करा गया बाइक के ऊपर, तो दैट इज अगेन अ मेजर विक्ट्री। चलिए जी, ये वाला पार्ट अपने से नहीं पूछा जाता तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बट जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी फॉर्मेशन है। एक तो यही था हैंड स्टैंड वाला, और लोटस फॉर्मेशन, पिरामिड वाला होगा या तो लोटस होगा। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं एरोबेटिक्स, लास्ट है, बस 3-4 पेजेस हैं। तो टोटल 40 एयरक्राफ्ट थे इसमें,
जिसमें से 22 फाइटर आए थे और 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है, चीजें कैरी करने के लिए। कहीं पे आर्मी को जैसे 1971 की याद करो तो एयरक्राफ्ट का यूज किया था, उनको कहाँ पहुंचाने के लिए, बॉर्डर वाले रीजन पे। और सेम आपका एक और हुआ था भुज वाले एरिया में, गुजरात वाले में, तब भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज किया था हमने। तो 11 आ रखे थे और हेलीकॉप्टर्स कितने थे टोटल, 7। तो फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेशन बनाते हैं, ये अजय फॉर्मेशन, सतलुज फॉर्मेशन, वो अपने को याद नहीं करनी। एरो फॉर्मेशन, त्रिशूल फॉर्मेशन, हमें जस्ट ये याद रखना है कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे। जैसे हेलीकॉप्टर्स की कैटेगरी में देखोगे तो 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स आ रखे थे। अब ये किसने मैन्युफैक्चर करा है, यूएस की बोइंग कंपनी, ठीक है, यूएस, अपाची यूएस। मैच द फॉलोइंग टाइप, फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। स्टेट एग्जाम्स अगर पंजाब का है और हरियाणा तो वहां पे आते हैं मैच द फॉलोइंग, याद रखिएगा। 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स ने अजय फॉर्मेशन बनाई थी। यहाँ पे लिखा है हेल फायर मशीन्स मिसाइल्स। हेल फायर मिसाइल नाम से लग सकता है कि बड़ी ब्रूटल होंगी, पर ये ब्रूटैलिटी के ऊपर नाम नहीं पड़ा हुआ है। ये आपकी होती है एयर टू ग्राउंड, हवा में उड़ेगा ना हेलीकॉप्टर और हिट कहाँ पे करेगा, ग्राउंड पे। तो उन टाइप की मिसाइल्स को हम बोल देते हैं हेल फायर मिसाइल्स, ठीक है जी। अपाची याद रखना, बोइंग कंपनी, यूएस। नेक्स्ट, सतलुज फॉर्मेशन, 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये अपने इंडिजिनस हैं, जो डॉर्नियर वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बना रखा है। और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमने यूज किया। AN-32 कहां से आ जाएगा, सॉरी ये वाला है, AN-32 कहां से आ जाएगा, फ्रॉम सोवियत यूनियन। अब देखो सोवियत यूनियन लिखा है, उस टाइम पे यूक्रेन की एक कंपनी है दैट इज एंटोनोव करके, उन्होंने इसको बनाया था, यूक्रेन। अब सोवियत यूनियन से ये मत सोचना कि रशिया होगा, तो याद रखिएगा सोवियत यूनियन। एंड इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने रक्षक फॉर्मेशन बनाई थी, इनके भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो उनका यूज करके। आपने जो याद रखना है दैट इज C-130J सुपर हर्क्यूल्स, ये कहां से परचेज करे हैं, फ्रॉम यूएस, सुपर हर्क्यूल्स। इसके अलावा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, स्पेन, स्पेनिश डिजाइन के हैं ये। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये स्पेनिश हैं, स्पेन से लाए गए। सुपर हर्क्यूल्स फ्रॉम अजितेश, यूएस, ठीक है। अपाची फ्रॉम राहुल, हेलीकॉप्टर्स, नो, यूएस, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बाकी सुकोई MK कहां से आएगा, रशिया से, रशिया नाम याद रख लेना। ग्लोब मास्टर फ्रॉम यूएस, सुपर हरक्यूल्स, ग्लोब मास्टर, थोड़े डोमिनेंस वाले जो दिखते हैं ना नाम, आइडिया लगा सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने भीम फॉर्मेशन बनाई थी, ये तो नहीं आपने याद करने। सुकोई 30 आपको याद हो गया। अब 5 जैगुआर एयरक्राफ्ट, ये ब्रिटेन की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स दोनों ने मिलकर बनाए थे, तो हमने उनसे परचेज किए थे, आई थिंक ईयर 2001 से 9 के बीच में किए थे, ठीक है। उसके बाद 3 MiG-29, तो MiG-29 सोवियत यूनियन, अगेन सोवियत यूनियन यूज किया हुआ है, यूक्रेन रशिया वाली जोन में ये बनाए गए थे। 6 राफेल जेट्स, हाँ जी राफेल जेट्स, फ्रांस, काफी ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, याद रखिएगा राफेल। एंड त्रिशूल फॉर्मेशन, दैट्स ऑल, बस कंट्रीज याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ, बस डन है, हो गया, इतना ही था डिटेल में, ठीक है। अब हम दोबारा से वैसे आ जाएंगे वापस जो बेसिक्स है, पर कई बार देखा गया है जो रिपब्लिक डे में शोकेस किया होता है ज्यादातर आ जाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सुकोई जहां पे भी दिख रहा है रशिया, आप टिक कर सकते हो आराम से। सुपर हर्क्यूल्स और आपके ग्लो मास्टर, यूएस का नाम आ जाएगा। अपाची हेलीकॉप्टर्स, यूएस, कौन सी कंपनी, बोइंग। और जैसे ये हरक्यूल वगैरह है, ये लॉकिन करके कुछ कंपनी, लॉकहीड मार्टिन्स कंपनी है, उन्होंने बना रखे हैं। और बाकी डॉर्नियर, इंडिजिनस डॉर्नियर, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर बताओ स्पेन वाला कौन सा था, C-295, गुड। मनोज रिजिस वाला बताया था, इंडियन ओशन के अंदर 3 सी माउंट्स पता चली, नाम रखे हैं उनके। 3 सी माउंट्स नहीं है, 2 रिजिस हैं, और बीच वाली जो है वो सी माउंट है। ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य रख दिया उसका नाम, नीचे यहाँ पे अशोका रिज नाम रखा है, और यहाँ पे जो है वो कपि वृक्ष के ऊपर रख दिया हुआ है, ठीक है। तो अशोक का सी माउंट है, तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड आपका सी माउंट ही आएगा, बीच में अलग बनेगा, बीच बने थे। हाँ तो ठीक है फिर, अच्छा मैंने बोल दिया होगा, चलो दोबारा बना रही हूँ।
दोबारा से देख लो, इस डायरेक्शन में आएगा, इंडियन ओशन के अंडर है, आप लोग रिलैक्स हो जाओ अब। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य रिज है, यहाँ पे अशोका सी माउंट है, और यहाँ पे वृक्ष आ जाएगा कपि। ठीक है, ये आपकी रिज है। तो साइड वाले दो जो हैं वो रिजेस है, बीच में सी माउंट आपको मिल जाएगी। तो ये इंडियन ओशन में मिले हैं, इनके नामकरण किए गए हैं। हाँ जी, कल्प वृक्ष, यस। अच्छा, मैंने कपि लिख दिया, सो सॉरी। हाँ, काल्पी है, काल्पी है, काल्प काल्प काल्प। ठीक है, चलो जी, बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू एवरीवन।